इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, और इसके साथ साथ इनके बीच में हम संबंध देखेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल के बीच का संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं कि वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो हमारे पास देखिए, ये हमारे पास एक परिपथ है, ठीक, और हमने इस परिपथ में क्या लगाया है, एक स्रोत लगा के रखा है, और उस स्रोत का क्या काम है, ये हमें ऊर्जा देता है। और उस स्रोत का क्या नाम है, उस स्रोत का नाम है सेल है, ठीक। सेल क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है ताकि इस यहाँ पे इस पूरे परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं वो इसमें गति कर सके, मूव कर सके, ठीक। तो जो सेल के द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है इस पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित होने के लिए, आवेश को प्रवाह करने के लिए, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। समझ में आई बात? फिर से सुनिए, जो हमारा सेल है वो एक स्रोत है। क्या किस काम में आता है? ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे परिपथ में है उनको गति प्रदान करने के लिए वो धक्का देने का काम करता है। तो धक्का कैसे देगा? ये ऊर्जा देता है। तो सेल के द्वारा जितनी भी ऊर्जा दी जाती है उस आवेश को परिपथ में प्रवाहित होने के लिए, तो उस ऊर्जा को हम बोलते हैं ईएमएफ, यानी इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी में हम वैद्युत वाहक बल बोलेंगे, ठीक। शॉर्टकट में इसको ईएमएफ भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आता है ईएमएफ तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक, लेकिन हिंदी में इसको वैद्युत वाहक बल बोलेंगे। तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। अब देखिए, अगर यहाँ पे सेल ने यहां से ऊर्जा देना स्टार्ट किया, ठीक, और यहां से ऐसे ऐसे ऊर्जा देते हुए ये वापस लौट जाता है यहाँ, और सेल के द्वारा दिया गया ऊर्जा 10 वोल्ट था, ठीक। कितने यूनिट का दिया इसने ऊर्जा? 10 वोल्ट का दिया, 10 जूल पर आवेश दिया, ठीक, जूल पर कूलम। तो अगर 10 वोल्ट का आवेश इसने दिया, यहां से स्टार्ट किया था और पूरा सेल के अंदर से फिर यहां तक पहुंचा, तब वो उसने कितना कार्य किया? 10 वोल्ट का कार्य किया। तो ये जो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट उस सेल का ईएमएफ है, वो 10 वोल्ट उस सेल का वैद्युत वाहक बल होगा, ठीक। तो वैद्युत वाहक बल किसका होता है? सेल का होता है, बैटरी का होगा, ठीक। अगर ये 10 वोल्ट का कार्य कर रहा है बैटरी, तो हम बोलेंगे इस बैटरी का, इस सेल का वैद्युत वाहक बल 10 वोल्ट का है, ठीक। अब बात करते हैं कि टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो टर्मिनल विभवांतर, इसमें दो शब्द हैं, टर्मिनल और विभवांतर। विभवांतर की परिभाषा हम लोग जानते हैं, ये हमारा पुराना दोस्त है। विभवांतर किसे बोलते हैं? कि जो दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य V बराबर W/Q, जिसको हम बोलते हैं विभवांतर, ठीक। तो टर्मिनल विभवांतर। अब टर्मिनल, बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, दोनों सिरों पे, हर सिरे पे एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे सिरे पे एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं सेल के, उन टर्मिनल के बीच जो सेल के द्वारा दिया गया ऊर्जा होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर, ठीक। तो आप वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्या था, जब हम वैद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो ये बैटरी से, सेल से यहां से ऊर्जा दिया गया और पूरा जहां से स्टार्ट किया गया था ये राउंड मार के यहाँ पहुंच गया, और पूरी ऊर्जा जितनी खर्च हुई उसको हम बोलते हैं बैटरी का वैद्युत वाहक बल। जब हम बात करते हैं टर्मिनल विभवांतर की, तो उस समय हम केवल बाहरी हिस्से को देखते हैं, जो हमें बैटरी का हिस्सा दिखता है। अंदर वाला हिस्सा हमें नहीं दिखता है बैटरी का। बाहरी वाला हिस्सा हमें क्या दिखेगा? बैटरी के टर्मिनल्स दिखेंगे, ये बैटरी के दोनों सिरे दिखेंगे, नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला। तो जो दो सिरों के बीच सेल के द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाएगी यहां से लेकर यहां तक सिरों के बीच, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर, ठीक। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि ईएमएफ किसका होता है, तो आप बताएंगे ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल सेल का होता है। लेकिन जब पूछा जाएगा कि टर्मिनल विभवांतर किसका होता है, तो आप बताएंगे टर्मिनल विभवांतर सेल के सिरों का होता है, ठीक। सेल के सिरों का होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव के बीच जितना कार्य किया गया, जितनी ऊर्जा दी गई सेल के द्वारा, उसको हम टर्मिनल विभवांतर कहेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज देखिए,
सबका मात्रक एक जैसा ही होता है लगभग। अगर हम बात करें इसका वैद्युत वाहक बल का, इसका भी मात्रक होता है जूल पर कूलम, यानी या फिर वोल्ट आप बोल सकते हैं। अगर हम बात करेंगे टर्मिनल विभवांतर का, तो यहाँ भी मात्रक वही रहेगा जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। जब हम केवल विभवांतर की बात करते हैं तब पर भी मात्रक जूल पर कूलम या फिर वोल्ट ही होता है, क्योंकि काम ऊर्जा देने का हो रहा है। भले ही मात्रा अलग अलग है लेकिन काम तो हो रहा है ना, निकल तो ऊर्जा ही रहा है, तो सबका मात्रक एक ही होगा, सबके बीच का विभवांतर लगभग एक जैसा हो रहा है, तो इसलिए हम मात्रक सबका जूल पर कूलम और वोल्ट ही लिखेंगे। तो चलिए अब हम परिभाषा लिख लेते हैं इन दोनों का कि क्या होता है। चलिए इसकी परिभाषा आप देख लीजिए क्या है। वैद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या है कि एक कूलम आवेश या फिर एक इकाई आवेश को सेल सहित परिपथ में प्रवाहित करने हेतु सेल द्वारा दिया गया ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। यानी कि अगर कोई हमारे पास सेल है, अगर उस सेल के द्वारा एक इकाई 1 यूनिट या फिर एक कूलम आवेश ऊर्जा दिया जा रहा है, और सेल सहित मतलब जहां से शुरू किया जा रहा है वहीं तक पूरा सेल के अंदर भी पूरा प्रवाहित हो रहा है, तो पूरे जब सेल के अंदर तक प्रवाहित होगा तो उस पूरे ऊर्जा को हम बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। और टर्मिनल विभवांतर सेम इसी जैसा परिभाषा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। ये कहां से कहां तक ऊर्जा दिया जाता है, इसमें सिरों के बीच दिया जाता है। तो ये कूलम आवेश को सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने हेतु सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनल विभवांतर। इसको हम दर्शाते हैं ई से, और इसका मात्रक जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, और इसको दर्शाते हैं कैपिटल वी से, और जिसका मात्रक जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। मान लीजिए अगर ये हमारे पास बैटरी है, बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं प्लस माइनस। अगर यहां से पूरा यहां तक की हम बात करते हैं तो ये है हमारा पूरा, ये है हमारा ई वैद्युत वाहक बल। जब हम केवल सिरों की बात करेंगे, मतलब यहां से यहां तक का, बैटरी के अंदर हम बात नहीं कर रहे हैं, तब ये होता है हमारा कैपिटल वी। ठीक, तो ये आप समझ लीजिएगा। समझ गए? तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हमें एक संबंध स्थापित करना है। अभी तक जो हमने 3 टर्म पढ़े हैं सेल में, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल। अच्छा, एक चीज और कि बहुत लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे बात ऊर्जा की जा रही है तो यहाँ पे वाहक बल क्यों कहा गया है, बल क्या है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टर्म है कि बल क्यों कहा गया है। तो बल दरअसल यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो ऊर्जा दिया जा रहा है सेल के द्वारा, उसे हो क्या रहा है, उससे धक्का लगाने का काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगा रहे हैं, और धक्का लगाना यानी आप क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे इसका नाम पड़ा है वैद्युत वाहक बल। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ऊर्जा का ही बात हो रहा है, बस इसका नाम पड़ा है बल क्योंकि धक्का लगा रहा है ये ऊर्जा। ठीक, तो चलिए अब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। एक छोटा सा डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। इसको ध्यानपूर्वक आप स्टडी कीजिए। वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल जिसको हम ई से प्रदर्शित करेंगे, और आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर को कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। में हमें क्या स्थापित करना है, संबंध। ठीक, इसमें हमें संबंध बताना है। ठीक, ये है हमारा हेडिंग। तो चलिए हम संबंध बताते हैं कि इनका क्या संबंध है। तो सबसे पहले वैद्युत वाहक बल किसका होता है, तो ये एक बैटरी का होता है, सेल का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक सेल बनाते हैं। ये हमने बनाया, एक छोटा सा सेल बनाया। ये दर्शाता है सेल का, ये जो वाला हिस्सा है ये दर्शाता है उसका वैद्युत वाहक बल, जितनी पूरा सेल में ऊर्जा मौजूद है जो देता है। ठीक,
तो ये वैद्युत वाहक बल हो गया E। और सेल का हमने पढ़ा है कि सेल के अंदर भी उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा के ऐसा बनाया और यहाँ पे हमने दिखा दिया कि क्या है, स्मॉल r है जो कि उसका प्रतिरोध है। और फिर ये हमने ये पूरा ऐसे बंद कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये कंप्लीट, ये वाला हिस्सा क्या दिखा रहा है कि ये पूरा हमारा एक सेल है, बैटरी है। सेल के दो सिरे होते हैं, तो एक सिरा हमारा ये हुआ, एक सिरा ये हुआ, इसको हमने कहा माइनस, इसको कहा प्लस। अब इन दोनों सिरों को यहां से हमने परिपथ बनाया, ऊर्जा लेना स्टार्ट किया और ऊर्जा को कहाँ भेजेंगे, एक लोड लगा दिया यहाँ पे। लोड कुछ भी हो सकता है हमारा, बल्ब लगा सकते हैं आप, यहाँ पे फैन लगा सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं, जो भी आपको चलाना है। तो फिलहाल हम इसको क्या मानेंगे, कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक, स्मॉल आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, ये कैपिटल आर क्या है, इस लोड का प्रतिरोध है जो भी आप यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, तो अब हम सबसे पहले इस पूरे परिपथ में जितनी वैद्युत धारा है उसको ज्ञात करते हैं। अब यहां से कुछ आई निकलेगा जो इसमें फ्लो हो रहा है, प्रवाह होगा। ठीक, तो हम कैलकुलेट करते हैं परिपथ में धारा। परिपथ में धारा, वैद्युत धारा कितनी होगी ये ज्ञात करेंगे। तो I बराबर कितना होता है, I बराबर होता है ओम्स लॉ के हिसाब से V/R होता है। तो V कहाँ है यहाँ पे तो V है नहीं, तो V यानी हम यहाँ पे वोल्टेज की ही बात कर रहे हैं, विभवांतर की ही बात कर रहे हैं। और सेल का विभवांतर यहाँ पे कितना है, E है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे E। ठीक, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे हमने E लिख दिया क्योंकि हम इस पूरे सेल की बात कर रहे हैं। तो पूरे सेल में जो भी विभवांतर है या फिर ऊर्जा है वो क्या है, E है। ये भी जूल पर कूलम ही है, वोल्ट ही है, तो हमने E लिखा। अब इस पूरे सेल में हमें क्या लिखना है, R, प्रतिरोध दर्शाना है। तो टोटल प्रतिरोध इस पूरे परिपथ में कितना है, R प्लस R, मतलब आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाहरी प्रतिरोध। तो ये फार्मूला बना हमारा I बराबर E R प्लस R। ठीक, इसी फार्मूले को अगर आप थोड़ा सा आगे, अच्छा चलिए चेंज करते हैं, अभी छोड़ देते हैं ऐसे। इसके बाद अब हम कैलकुलेट करते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर को हम V से दर्शाते हैं। V बराबर कितना होता है, IR होता है। और टर्मिनल विभवांतर हमने अभी जाना ये सिरों के बीच होता है, ये सिरा ये सिरा। तो धारा कितनी है इसमें, I है और R क्या लेंगे, इसको लेंगे कि नहीं लेंगे। तो आंसर है कि इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हम बैटरी के अंदर थोड़ी नहीं टर्मिनल विभवांतर होता है, सिरों के बीच होता है। तो सिरों के इधर केवल कैपिटल R है, तो हमने यहाँ लिखा कैपिटल R। ये फार्मूला आया हमारे पास, V=IR, यानी टर्मिनल विभवांतर आ गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आया। अब इस फार्मूले को हम चेंज करते हैं, तो चेंज करके हम क्या करेंगे, अब E बराबर लिखना चाह रहे हैं इसको। ठीक, ये हमारा 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब इस 1 से हम क्या कर रहे हैं, E बराबर लिखना चाह रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये I मल्टीप्लाई करेगा दोनों R के साथ, ये हो जाएगा IR प्लस I कैपिटल R। I कैपिटल R क्या है हमारा, V है। ठीक, I कैपिटल क्या है हमारा, R, V है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, E बराबर IR की जगह पे हम कैपिटल V लिख सकते हैं, टर्मिनल विभवांतर प्लस I स्मॉल r। ये हमारे पास एक फार्मूला बना जो कि रिलेशन बता रहा है किसका और किसका, टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल का। ये क्या है, ये क्या है, वैद्युत वाहक बल, और ये है टर्मिनल विभवांतर। इसी फार्मूले को आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे, V बराबर लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको V बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा E, ये जब इधर आएगा तो -IR। इन दोनों रिलेशन को आप याद रखेंगे, ये न्यूमेरिकल्स में काम देंगे। जब वैद्युत वाहक बल गणना करना होगा तो ये एक ही फार्मूला अगर याद है तो दोनों बन जाएगा। आप इस फार्मूले को याद करते हैं तो V भी कैलकुलेट कर लेंगे, E-IR कर देंगे। ठीक, तो समझ गए। तो ये वाला रिलेशन हमें क्या बताएगा, वैद्युत वाहक बल बता रहा है। ये वाला रिलेशन हमें क्या बताएगा, ये वाला रिलेशन हमें टर्मिनल विभवांतर बता रहा है। ठीक, बात समझ में आया।
आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या लाना है, हमें आंतरिक प्रतिरोध भी चाहिए। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर की भी वैल्यू चाहिए। स्मॉल आर के लिए क्या करेंगे, इसको बस यहां से इसको रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये जो हमारा फार्मूला है V इक्वल टू E माइनस आई आर, तो हम इन चीजों को आई आर के बराबर दिखा देंगे। तो आई आर के बराबर आप दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई आर हमें चाहिए। आई आर को हमने ऐसा ही छोड़ा, इस तरफ आई आर को ले गया तो ये पॉजिटिव बनाया, और ये किधर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये जब भी इधर चला जाएगा तो ये बनाएगा E माइनस का भी, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये भी को हमने इधर कर दिया तो इधर जाके E के साथ ये माइनस भी बनाया, ये माइनस आई आर इधर आ गया इक्वल टू के, तो ये प्लस का आई आर हो गया। ठीक, अब R बराबर हमें करना है तो हमने E माइनस V अपॉन आई को भेज दिया नीचे, तो आई जाके नीचे डिवाइड कर देगा, E माइनस V अपॉन आई हो गया। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब आई का फार्मूला हमें पता है कि आई को हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से आई बराबर V अपॉन आर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, देयरफॉर यानी अतः करके कुछ भी लिख लीजिएगा, आई बराबर V अपॉन आर होता है, V अपॉन कैपिटल आर, तो हमने पुट किया तो स्मॉल आर बराबर E माइनस V अपॉन आई की जगह पे V अपॉन आर कर दिया। आर बराबर ये आर ऊपर जाएगा, ये होगा आर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके E माइनस V, और नीचे ये V जो बचा है ये आके यहाँ पे क्या करेगा, ये आके यहाँ पे डिवाइड करेगा। ठीक, अब इस V को अगर हटाना चाहते हैं तो इसी को और अच्छे से लिख सकते हैं आप, आर बराबर E अपॉन V माइनस का 1, ये भी सही है ये भी सही है। इसको जब आप खोलेंगे तो V के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगा। तो ये आ गया हमारे पास क्या, आंतरिक प्रतिरोध। तो 3 फार्मूले यहाँ पे आ गए, फार्मूला एक ही है लेकिन उससे हमने 3 फार्मूले बनाए हैं। इसके लिए एक फार्मूला इधर याद कर लीजिएगा, एक फार्मूला इधर, तो ये आ गया हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध। तो ये एक छोटा सा ये फार्मूला है, ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है और साथ में इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में इन सब फार्मूलों का यूज कहाँ है। तो आपने अपने घरों में देखा होगा, सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि जब आप किसी दूसरे रूम में जाते हैं और उस रूम में जाकर हीटर स्टार्ट करते हैं या फिर फ्रिज स्टार्ट करते हैं, और जब हीटर या फिर फ्रिज का बटन ऑन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि दूसरे रूम का जो लाइट था, जो बल्ब था, वो डीम हो जाता है। सबके साथ ऐसा हुआ होगा, सबके घरों में होता है कि नहीं, मेरे घर में तो होता है। ठीक, तो हम ये पाते हैं कि हमने किसी दूसरे रूम में जाके कोई डिवाइस स्टार्ट किया, चाहे वो फ्रिज, हीटर या कुछ भी हो, गीजर हो, तो हम देखते हैं कि दूसरे रूम का जो बल्ब था वो डीम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये बल्ब डीम क्यों होता है, तो ये बल्ब के डीम के पीछे का जो रीजन है, कारण है, वो पूरा यही है, टर्मिनल विभवांतर है। ठीक, टर्मिनल विभवांतर या फिर हम कह सकते हैं यांत्रिक प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल के कारणों की वजह से होता है। तो क्या हम इसको समझ ले थोड़ा सा कि लाइटें क्यों डीम होती हैं, जब हम किसी दूसरे रूम में बटन स्टार्ट करते हैं दूसरे चीज का, तो प्रभाव कहीं और दिखता है। तो चलिए थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, समझिए, हमारे पास घरों में जो लाइन आता है 2 तारों से आता है, 2 तार आके स्विच में मिलती हैं, तो ये हमने बनाया 2 पॉइंट। ठीक, 2 पॉइंट बनाया, 2 सर्किट्स आती हैं पावर हाउस से। ठीक, ये तार जो हमारे घर तक आया है, बोर्ड तक आया है, ये कहां से आया होगा, पावर हाउस से आया होगा। पावर हाउस में कौन स्रोत है, कौन ऊर्जा देता है, तो जनरेटर देता है, वहां से आया, और जो भी ऊर्जा दिया उसका वैद्युत वाहक बल कितना होगा, E होगा। और ये जो यहां से यहां तक जो हमारा तार आ रहा होगा पावर हाउस से, और जो हमारा की स्रोत है, ठीक, सेल है या फिर जनरेटर है, तो उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, R होगा, यानी आंतरिक प्रतिरोध होगा। अब ये घरों तक, बोर्ड तक जो हमारे तार आया है, यहां से हमने
अपने घरों में पूरा तार ऐसे फैला दिया, हर अलग अलग रूम में ऐसे पूरा तार हमने फैला दिया और पूरा तार अपने घर में घुमा दिया। पूरा तार हमने घुमा दिया तो बीच बीच में हम क्या करते हैं रूम में, यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, यहाँ पे कहीं हमने टीवी लगा दिया, यहाँ पे कहीं हमने फैन लगा दिया और इधर कहीं हमने हीटर लगा दिया। ठीक, क्या लगा दिया? हीटर लगा दिया, बल्ब लगा दिया, टीवी लगा दिया, ये सारी चीजें आपने लगा दिया। ये क्या है? फैन लगा दिया। ठीक, तो देखिए अब क्या होगा, इस पूरे सर्किट में, इस पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। यहां से जो भी पावर हाउस से जिसका वैद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है, उसने क्या दिया? ऊर्जा दिया। तो ऊर्जा दिया तो इस पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगा। यहाँ पे जो धारा का प्रवाह यहां तक आ रहा है, ठीक, इसको हमने कहा क्या है? I1 है। क्या कहा हमने? I1 है। ठीक, अब यहां पे हमने एक स्विच लगा के रखा है इस बल्ब को ऑन करने के लिए। इस बल्ब को ऑन करने के लिए हमने स्विच रखा है, ऑन किया। जब इसको ऑन करेंगे बल्ब को, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा और इस बल्ब में कौन सी धारा प्रवाहित होगी? I1 होगा। ठीक, कौन सी धारा प्रवाह होगा? I1 होगा। तो फिर यहाँ पे हम गणना करते हैं कि इन दोनों बीच जो पॉइंट हैं, इनके बीच हमारा टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। ठीक, इन दोनों सिरों के बीच। तो टर्मिनल विभवांतर का हमने फार्मूला पढ़ा था अभी, V = E माइनस R, E माइनस IR पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। तो हम ये पाते हैं कि इनके बीच जो विभवांतर होगा यानी V1 जो होगा, इसको ऑन करने पे ये कितना हो जाएगा? I1, और ये R जितना था उतना ही रहेगा, E जितना था उतना ही रहेगा, ये बदलता नहीं है। ठीक, और इस केस में हमने देखा था कि यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आया, जो हमने कैलकुलेट किया ये फार्मूला लगा के, यहाँ पे हमने देखा कि 240 वोल्टेज था। अब हमने क्या किया कि हम दूसरे रूम में गए और इस रूम में जाके इस टीवी का स्विच ऑन कर दिया, और इस टीवी का स्विच ऑन किया तो अब यहाँ से जो धारा ऐसे I1 जा रहा था, यहाँ पे धारा I2 भी हो गया, बढ़ जाएगा। तब यहाँ पे पूरा धारा इस पूरे मेन लाइन में कितना हो गया? I1 प्लस I2 हो गया। तो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिलेगा, इसको ऑन करने के बाद फिर हमने गणना किया तो वोल्टेज मिलेगा, वो मिलेगा E माइनस I1 प्लस I2 R। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि धारा का मान यहाँ पे बढ़ गया। धारा का मान बढ़ गया तो जो वोल्टेज यहाँ पे 240 था, अब वो 235 हो गया। नेक्स्ट हम दूसरे रूम में जाते हैं, वहां पे जाके हमने फैन का बटन ऑन किया। फैन का बटन ऑन किया तो यहाँ पे धारा I3 फ्लो होने लगा। तो इस पूरे मेन लाइन का धारा बढ़ के I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। तो अब जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू R मिलेगा। वोल्टेज यहाँ पे धारा का मान और बढ़ा, खपत और बढ़ गई हमारी, तो हमें ये वोल्टेज जो था हमारा और घट गया, घट के ये 230 वोल्ट हो गया। V4 यहाँ पे हमने जाके हीटर लगा दिया। हीटर बहुत ज्यादा ऊर्जा लेता है, बहुत ज्यादा धारा खींचता है, 15 एम्पियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से E किया, इसमें I4 धारा फ्लो हुआ और ये बढ़ के कितना हो गया? मेन लाइन का धारा टोटल I1 से लेकर I4 हो गया। तो अब ये यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इंटू R। ठीक, अब क्योंकि ये ज्यादा खींचता है तो अब हम देखते हैं कि हमारा वोल्टेज घट के 210 वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग रूम में जाते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम ऑन करते जाते हैं और हम ये पाते हैं कि वोल्टेज घटता चला जाता है। पहले 240 था, फिर 235 हुआ, 230 हुआ, 210 हो गया। ठीक, 210 होता है तो जो हमारा मेन लाइन है, जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, जिसपे हमने वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं, ये वाला मेन लाइन का जो वोल्टेज है वो घट जाता है। ठीक, घट क्यों रहा है? क्योंकि धारा का मान बढ़ जा रहा है, धारा का खपत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए वोल्टेज घट जाता है। और एक चीज और आप देखेंगे कि हमेशा ना तो R बदलेगा ना तो E बदलेगा। E वही था, E देखिए सब में वही है, R जो था सब में वही रहेगा, बस बदलेगा क्या? धारा बढ़ने के कारण वोल्टेज घट जाता है। ठीक, तो आप नोट करके लिखेंगे इस बात को कि आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल वही रहता है, नियत रहेगा,
वोल्टेज कम होता है धारा बढ़ने पर। धारा बढ़ने पर वोल्टेज कम हो जाता है, यानी V टर्मिनल विभवांतर कम हो जाता है। तो जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आता है, कोई पूछता है कि हम किसी दूसरे चीज को ऑन करते हैं तो दूसरे रूम का बल्ब या फिर कोई भी चीज है वो डिम क्यों हो जाता है, उसकी लाइट डिम क्यों होती है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि जब हम परिपथ में लोड बढ़ा देते हैं, जब हम परिपथ में लोड बढ़ा देते हैं तो धारा का खपत, धारा बढ़ जाता है, और धारा बढ़ने की वजह से जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो घट जाता है, और इसलिए हमारा बल्ब डीम हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लास। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।